नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। और गन्ना किसानों को मोदी सरकार की तरफ से गिफ्ट मिला है। सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद गन्ने की नई एफआरपी अब 315 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए 3,70,128 करोड़ के ओवरऑल पैकेज का भी ऐलान किया है। जो निर्णय हमने आज की बैठक में हुए उसमें पहला अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेकर प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए। और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, जो 2025 तक यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। दूसरी महत्व की जो कंपोनेंट है वो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ये इज PM प्रणाम। PM प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ PM प्रणाम योजना लाई गई है। चलिए, तो कैबिनेट के फैसले पर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, 2 अहम फैसले थे आज कैबिनेट की बैठक में, जिसका जिक्र पहला शुगर केन फार्मर्स के लिए, जिसका जिक्र आपने भी किया। शुगर केन फार्मर्स के लिए जो FRP है उसमें 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और अब तक का सबसे हाईएस्ट FRP जो है शुगर केन फार्मर्स को देने का फैसला किया गया है, जो कि 315 रुपये प्रति क्विंटल है। तो जाहिर तौर पे अक्टूबर महीने से शुगर सीजन 2023-24 की शुरुआत होगी, तो शुगर केन फार्मर्स को इसका फ़ायदा होने जा रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं और ओवरऑल अगर आप देखें तो 3,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें 3,68,000 करोड़ रुपए जो है वो जो मौजूदा
यूरिया स्कीम है जिसमें सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराती है, तो अगले 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपए के आसपास यूरिया सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पीएम प्रणाम, जो खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, उस पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। पीएम प्रणाम स्कीम को मंजूरी दे दी गई है, जिसके हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ाना है। जो भी राज्य केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करके जितनी सब्सिडी की बचत करेंगे, उन्हें उस सब्सिडी बचत की जो 50% रकम है ग्रांट के तौर पर वापस दे दी जाएगी। इसके अलावा एक और अलग कैटेगरी का जो प्रीमियम यूरिया है, यूरिया गोल्ड, जो कि सल्फर कोटेड यूरिया है, उसको भी मंजूरी दी गई है। इसका मकसद ये है कि सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो और कंपनियों को, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स को कुछ हद तक इस बात की इजाज़त होगी कि वो MRP जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसका निर्धारित कर पाएँ। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसको कि आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है फर्टिलाइजर सेक्टर की, अगर बात करें, वो है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसका मकसद ये है कि गोबर प्लांट्स जो हैं उसका इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया जाए। तो ये 3 अहम स्कीम है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए और कुल मिला के 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर। और फेम 2 सब्सिडी में की गई कमी का असर देश के इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्सिडी कम होने से EV 2 व्हीलर्स की जो कीमतें हैं 20% महंगी हो गई हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक आने वाले महीनों में EV 2 व्हीलर्स की जो बिक्री है करीब 50% तक कम हो सकती है। लेकिन इसके पीछे क्या खास वजह है, पूरा मामला हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी समझा रहे हैं। वाली साबित हो रही है कि जून 1 को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर प्लेयर्स ने अपने जो उत्पाद हैं उनके दाम बढ़ा दिए थे। लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की सेल्स में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, लगभग 50% गिरावट हो गई है। पिछले महीने लगभग 1 लाख था, रिकॉर्ड हाई था मई में, बट इन जून में ये लगभग 40,000 आने का अनुमान है। इसकी मेन वजह है कि सब मिलाकर जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं वो महंगे हो गए हैं, तो ग्राहकों ने उनको खरीदना कम कर दिया है। 2019 में सरकार ने फेम सब्सिडी की शुरुआत की थी। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ इसके लिए रखे गए थे, पर क्योंकि कुछ मामले सही नहीं थे, इसलिए सरकार ने वो सब्सिडी घटाकर 60,000 पर यूनिट से लगभग 20,000 पर यूनिट कर दी। उसके बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माताओं ने दाम बढ़ा दिए। इसका सीधा असर उनकी सेल्स पर पड़ा और हम देख रहे हैं कि इस महीने सेल्स लगभग 50% से ज़्यादा गिरने वाली हैं। लगभग 40,000 यूनिट्स हर महीने ही बिक पाएंगे। पहले ये लगभग 1 लाख मई में हो गए थे, पर 70,000 पिछले 6 महीने में रहे। तो इस महीने देखने वाला होगा कितने 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बिकते हैं, और ये बहुत कम आ सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। फाइनेंशियल धोखाधड़ी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। धोखाधड़ी करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब CBI और पुलिस के नाम से भी फ्रॉड करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला जीरोधा के CEO नितिन कामत ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें उनके एक सहकर्मी को फेडेक्स के नाम पर ठग लिया गया। पुलिस के जिस अधिकारी के फर्जी लेटर पर गलत इस्तेमाल करके फ्रॉड को अंजाम दिया गया, उनसे बात की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बाल सिंह राजपूत जी, DCP क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस। सर, आपसे ही समझना चाह रहा हूं मैं कि अब जो फ्रॉडस्टर्स का एक नया हमने फ्रॉड देखा है, जो हाल ही के दिनों में जीरोधा के नितिन कामत है उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया कि जो कोरियर कंपनी के कोरियर होते हैं उसके अंदर जो पुलिस के अधिकारी है, एक जो फ्रॉड हुआ उसमें आप ही के नाम का लेटर का इस्तेमाल किया गया। तो ये क्या नई स्ट्रेटजी है? क्या जो ये फ्रॉड करने वाले उनकी नई स्ट्रेटजी, या फिर उनको डर नहीं है, या फिर इस पे आप किस तरह से एक्शन ले रहे हैं? ये जो पर्टिकुलर फ्रॉड है, इस फ्रॉड में पहले आपको फेडेक्स के तरफ से बोलते करके 9 डिजिट नंबर से कॉल आता है। ये कॉल भी VoIP कॉल है। ये VPN यूज करके यूज किया जा रहा है। ये कॉल आने के बाद में आपको बताते हैं कि आप IVRS कॉल होने के वास्ते 1 2 3 आप डायल करिए। एक डायल करने के बाद में वो क्या कर देते हैं कि आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा कुरियर में पासपोर्ट और कुछ नारकोटिक्स ड्रग
और कुछ पासपोर्ट पकड़े गए करके बताते, इससे लोग डर जाते हैं। इसमें हो सकता है कि हमारा कयास है कि कुछ जो डेटा है फेडेक्स की तरफ से हो या कोई कुरियर कंपनी का डेटा भी लीक होने की संभावना जिसका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, जैसे ही ये कॉल आता है इसके बाद में वो बोलते हैं कि ये पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा डराने के टोन में ये इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं कि हम पुलिस को वहां पे आपको जाना पड़ेगा या दूसरा ऑप्शन है आप स्काइप पे। लेकिन ये जनता को ये जानने की जरूरत है, पुलिस कभी भी स्काइप पे वगैरह ऐसा किसी का बयान लेते नहीं है या किसी को पूछते नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं आपको स्काइप पे जाना पड़ेगा, और स्काइप पे जाना है तो वो फिर एक स्काइप आईडी से आपको कॉल करते हैं। ये कॉल भी वीआईपी कॉल है, लेकिन इसमें उन लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल किया है। मेनली अभी तक हम लोगों को जो पता चला है ये एनोनिमस कॉल होता है। तो जब वो कॉल करते हैं उस वक्त में ये पुलिस है करके सामने वाले का विश्वास बैठना चाहिए। इसके लिए जो पुलिस के आइडेंटिटी कार्ड है, पुलिस के नाम है, पुलिस जैसे दिखने वाले पुलिस के जैसे डॉक्यूमेंट रहते, वैसे फोर्ज्ड फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वो डॉक्यूमेंट स्काइप के चैट पे भेज देते हैं कि आप वेरीफाई कर लो हम ही हैं करके। तो जिससे जो विक्टिम है वो घबरा जाता है। अभी तक हमारे पास में जो इंडिया से अलग अलग जगह से जो लोगों को फंसाया गया है, ऐसे हमने पूरा डेटा इकट्ठा करके हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। 40 के आसपास में लोग जो है जिनको इस टाइप से कॉल गए हैं। तो ऐसा डेटा देने, ऐसा इस टाइप से चैट पे इंफॉर्मेशन देने में सामने वाला थोड़ा डर जाता है और फिर उसी का इस्तेमाल, जैसे मेरा नाम हो और 4-5 ऑफिसर्स है जिनका नाम ये इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में उनको धमकाना शुरू कर देते हैं कि आपके ऊपर में केस होगा। और फिर अलग अलग बैंक अकाउंट देते हैं। हर वक्त में हर एक विक्टिम को अलग बैंक अकाउंट दिया है कि जिसमें आप पैसा डाल दो करके, हम केस वापस लेंगे। तो ये एंटायर ये फ्रॉड है। वर्ल्ड कप के मुकाबलों का ऐलान होते ही होटल सेक्टर में बाहर आ गई है अहमदाबाद, जहां ओपनिंग मैच और फाइनल होने वाला है। होटल रूम का किराया यहां 50,000 तक पहुंच गया है। चलिए यहां की पूरी हलचल की जानकारी हमारी सहयोगी आशीषा दे रही है। जी हाँ, 12 साल बाद इस साल वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और अक्रॉस 10 सिटीज़ ये मैचेस होंगी। 48 मैचेस लाइंड अप है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ये मैचेस होंगी, लेकिन लगता है कि क्रिकेट एंथुजियास्ट ने ऑलरेडी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। टिकट फेयर्स और होटल रेट्स में एक्सपोनेंशियल सर्च देखने को मिला है। याद रखें, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इन मैचेस है और इन मैचेस के अभी दाम देखें तो होटल रेट्स और फ्लाइट फेयर्स में काफ़ी सर्च देखने को मिलता है। कुछ इंस्टेंसेस देख लेते हैं तो आईटीसी नर्मदा अहमदाबाद में जो होटल है उसके रेट्स यूजुअली 8 से 11,000 होते हैं। सितंबर के महीने में 8 से 11,000 के रेट्स हैं, लेकिन अगर हम अक्टूबर और नवंबर के महीने के रेट्स देखें तो 52,000 रुपीज़ पर नाइट का रेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद सभी शहरों में जहां जहां मैचेस होने वाली है वर्ल्ड कप की इस साल, वहां पर होटल के रेट्स में सर्च देखने को मिला है। इनफैक्ट सम हाई एंड होटल्स की बात करें तो सभी सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल आईटीसी होटल बंगाल कोलकाता में जो होटल है उसके सभी रूम्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इतना एंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है इन शहरों में। इसके अलावा फ्लाइट फेयर्स की भी बात कर लेते हैं। मुंबई से अहमदाबाद, याद रखें अहमदाबाद में कुछ अहम मैचेस होने वाली है। सो मुंबई के अहमदाबाद के रेट्स की हमने कुछ रिसर्च की। यूजुअली ये रेट्स 2,200 रुपीज़ के आसपास होते हैं। मुंबई से अहमदाबाद की फ़्लाइट टिकट उसमें भी करीब 32 से 45% का सर्च देखने को मिला है अक्टूबर और नवंबर के पीरियड में। मुंबई से हैदराबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता सभी शहरों में जहां ये मैचेस होने वाली है, सभी के फ्लाइट रेट्स में टू एंड फ्रो एक्सपोनेंशियल सर्च देखने को मिला है। इसी से यही निकल कर आता है कि ऑलरेडी लोग सब एक्साइटेड है इस पर्टिकुलर मैचेस के लिए जो इस साल होने वाली है, और उसी के चलते होटल और एयरलाइन स्टॉक्स भी अभी कुछ दिनों के लिए फोकस में रहेंगे। चलिए बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां बाजार में हमने देखा ऐतिहासिक दिन
रहा क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सेंसेक्स पहली बार 64,000 के लेवल को पार कर गया। निफ्टी भी पहली बार 19,000 के आंकड़े को छू गया। कारोबार की बात करें, निफ्टी 155 अंक चढ़ के 18,972 पर बंद हुआ। इस दौरान एनर्जी, फार्मा, मेटल शेयरों में हमने तेजी देखी। ऑटो, रियलिटी, बैंकिंग शेयरों में भी आज तेजी का रुझान था। बाजार का पूरा आज का कारोबार सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद समझा रही है। देखिए, ट्रेड सेटअप और पूरा दिन तो बेहद शानदार था क्योंकि जिस मोमेंट का इंतजार इतने दिनों से ट्रेडर्स कर रहे थे कि ऑल टाइम हाई कब आएगा, आज वो गैप अप में ही आ गया। लेकिन उसके बाद के ऊपर के लेवल्स भी आपने देखे। ना सिर्फ आपने जो पुराना ऑल टाइम हाई था उसको आज ब्रेक किया, उसको तोड़ा, बल्कि एक नया लेवल भी बनाया। 19,000 के पार आज निफ्टी इंट्राडे में भी गया और बहुत देर सस्टेन भी रहा। और मेजर ऑफ द मूव जो आई वो ऑफ कोर्स बैंक्स लेड थी, लेकिन आज सारे ही सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। आप सिर्फ अगर मेटल्स की बात करें, बैंक्स, ऑटो, फार्मा, रियल एस्टेट, सभी स्पेसेस से आपको अच्छी पावर, सभी स्पेसेस से अच्छी मूव थी। और इनफैक्ट एक खास ग्रुप में भी और बड़ी तेजी दिखी क्योंकि वहां पर भी बड़ी न्यूज आई। अडानी ग्रुप स्टॉक्स टॉप गेनर रहे। अगर निफ्टी की बात करें तो अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स में बड़ी मूव थी। पहले 5 टॉप काउंटर्स में इन स्टॉक्स का नाम शामिल है क्योंकि जीक्यूजी ने अपना तीसरा इन्वेस्टमेंट और बड़ा $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, यानी लगभग 8200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। 3 कंपनीज है, ग्रुप कंपनीज में, जिसके बाद पूरे अडानी स्टॉक में अच्छी खासी मूव थी। और बड़ी बात यह है कि अब तक रिलायंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अंडर परफॉर्मर रहा है, जबकि बाजार में सारी पॉकेट्स परफॉर्म कर रही थी। आज बाजार रिलायंस, जिससे सबसे बड़े हैवीवेट से भी पार्टिसिपेशन मिली, लगभग 1.25% तेज रिलायंस था, जिसके चलते हमने देखा कि निफ्टी ऊपर के लेवल्स बना पाया। दूसरे स्टॉक्स में अगर आप बात करें, क्योंकि कुछ पॉकेट्स बेहद स्ट्रांग है, जस्ट लाइक इंश्योरेंस की, एसबीआई लाइफ हो, एचडीएफसी लाइफ हो, इन पॉकेट्स में अच्छी खासी मूव है। आज हालांकि थोड़ा सा एचडीएफसी लाइफ में प्रॉफिट बुकिंग थी, ज्यादा नहीं है, 1-1.5% की, लेकिन अब भी वहां पर एक बाइंग का रीजन बना हुआ है। और क्योंकि पेरेंट ग्रुप ने इसमें यहाँ पर और फर्दर 3 करोड़ शेयर्स खरीदने हैं। और दूसरे आप स्टॉक्स भी देखिए, चाहे एसबीआई लाइफ हो, उनमें मूव थी। टाइटन जैसे कंजम्पशन स्टॉक्स में, टाइटन जैसे स्टॉक्स तेज थे। ऑटो में टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में अच्छी खासी 2.5% तक की तेजी आज के दिन आपको देखने को मिली। रिलायंस 1.25% तेज था। फाइनेंस काउंटर से बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस फिर से वापस आपको लौटते हुए देखा। अगर आप पूरे निफ्टी में क्लोजिंग के समय अगर ये देखें कि कौन से स्टॉक से जो लाल निशान में थे, मात्र 5 स्टॉक से जो लाल निशान में थे, जिसमें विप्रो, क्योंकि इसकी बायबैक की जो डेट अनाउंस हुई है वो 30 हुई है। 2 बैंक्स में, एक कोटक महिंद्रा बैंक, अपोलो जो काफी चला, वहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। एचडीएफसी लाइफ में 1% तक की गिरावट थी और हीरो मोटोकॉर्प भी 1% की वहां सॉफ्टनेस थी। अदरवाइज सारी पॉकेट से आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ऐसी अगर मिड कैप की भी बात करें तो मिड कैप स्पेस में भी आपको जो क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार ब्रॉडर इंडाइसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर भी आपको फाइनेंस काउंटर, होटल काउंटर जैसे इंडियन होटल्स, वर्ल्ड कप की डेट्स अनाउंस आई, इंडिया पाकिस्तान की डेट्स अनाउंस आई, होटल स्टॉक्स में अच्छा सर्ज देखने को मिल रहा है। इंडियन होटल्स आपको मिड कैप स्पेस में सेकंड हाईएस्ट दिखा। पॉली कैप जैसे इंडस्ट्री प्लेयर अपने सेगमेंट के, उनमें अच्छी बड़ी मूव दिखी। और फाइनेंस काउंटर्स, पावर काउंटर, पावर फाइनेंसर्स, वहां पर फिर से मूव वापस लौटते हुए दिखाई दी। सो ओवरऑल आज बाजार में अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा। बड़े साइकोलॉजिकल लेवल्स को बाजार ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और उन पर सस्टेन भी किया। अब बात बड़े लेवल्स की जा रही है कि अब हम यहाँ से 20,000, 22,000 और एक बड़े सस्टेन बुल रन में है बाजार। और इसी के चलते आप अगर एक्सपर्ट्स की भी यहाँ बुलिश कमेंट्री देख रहे हैं, क्योंकि अब हम आज एक्सपायरी मूव था ऊपर की तरफ और इतनी जोरदार एक्सपायरी होगी इसकी एक्सपेक्टेशन कल शाम को जरूर, कल सेकेंड हाफ में जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सबड्यूड मोमेंटम था। जुलाई सीरीज के लिए भी अच्छे खासे रोल ओवर फिगर्स हैं जो आज शाम को आएंगे और उससे पता चलेगा कि किस तरह की रोल ओवर पोजीशंस और कौन से सेक्टर्स अच्छे एज अ बेट के तौर पर निकल के जुलाई के लिए आ सकते हैं। और अब बात करते हैं 18 नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर की। जीक्यूजी पार्टनर्स ने आज ब्लॉक डील के जरिए अदानी ग्रुप शेयरों में निवेश बढ़ाया है और इस खबर की तमाम डिटेल सहयोगी अजय शर्मा दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि $1 बिलियन वर्थ ऑफ एडिशनल परचेजेस जीक्यूजी और दूसरे मार्की इन्वेस्टर्स ने आज सुबह ब्लॉक डील में किया है। हमने सुबह ही बताया था अपने ओपनिंग शो में कि अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रीन में ब्लॉक डील्स हुई हैं। अब हमें ताज़ा जानकारी मिल रही है एक्सक्लूसिव सोर्सेज से, टॉप मार्केट के सोर्सेज बता रहे हैं कि 2.2% अदानी एंटरप्राइज में और 1.6 अदानी ग्रीन में आज ब्लॉक हुआ सुबह। वो $1 बिलियन एडिशनल परचेज हुई है जीक्यूजी पार्टनर्स, राजीव जैन और दूसरे मार्की इन्वेस्टर्स से। मैं बता दूं कि
पिछले 3-4 दिनों से अदानी ग्रुप स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्पेशली उन्होंने जब से एबिटा के बारे में गाइडेंस दी थी सैटरडे को पीटीआई के इंटरव्यू में। ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर, लेकिन आगे बात करते हैं मॉनसून की। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम बात कर रहे हैं मॉनसून की, जो पूरे रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में अब तक सामान्य से 46% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। मुंबई की बात करें या मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश तक की बात करें, सूरत से लेकर कोलकाता तक जमकर बरसात हो रही है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम, पश्चिमी राज्यों में मॉनसून 4 दिन काफ़ी सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं मुंबई में भारी वर्षा से काफ़ी यहां पर अनुमान भी लगाया जा रहा है। भारी से भारी वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई की बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दूसरी ओर भारी बारिश की मार से हिमाचल की राजधानी शिमला में टूरिज्म पर असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे शिमला आने वाले पर्यटकों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आईएमडी ने राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही बारिश कम होने तक लोगों को यात्रा से बचने की भी सलाह दी है और इसे देखते हुए बड़ी तादाद में पर्यटक अपनी शिमला ट्रिप को कैंसिल भी कर रहे हैं। मुझे लगा और लगता है कि हर किसी को अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे आप एडवाइजरी देते हैं पैराग्लाइडिंग करते हुए, या आप एडवाइजरी देते हैं कोई भी स्पोर्ट्स करते हुए, या आप अपनी बेल्ट पहनते हैं गाड़ी में बैठ के, उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आगे कुछ होने वाला है, बट आप एक सचेत रहते हैं। इसलिए ये स्टेट इतने वर्षों से सारे लोग आ रहे हैं और उन्होंने सबने बारिश देखी है, तो मुझे लगता है सबको आके बेहतरीन तौर से सारी सड़कें चल रही हैं, सारे स्कूल चल रहे हैं, सारे कॉलेज चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो आके वो लोग आए और इतने बढ़िया मौसम को एंजॉय करें, रेन्स को एंजॉय करें, फॉग को एंजॉय करें, मिस्ट को एंजॉय करें, पर नियंत्रण में रह के अपनी ड्राइव स्लो करके, और जब कभी बारिश हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और बाद में चलें। तो मॉनसून फिलहाल तो मेहरबान है, लेकिन आगे कुछ दिनों के बाद इसकी चाल को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट, हमारे सहयोगी विश्वमोहन कुमार तमाम डिटेल्स दे रहे हैं। देखिए, मानसून को लेकर 7 से 8 जुलाई तक चिंता करने की बात नहीं है। अभी मानसून की रफ्तार अच्छी रहेगी और अगले 24 घंटे के लिए जो मौसम विभाग की तरफ से जो वार्निंग आए हैं उसमें ये कहा गया है कि देश के 19 ऐसे राज्य होंगे जहां पर अच्छी बारिश होगी। लेकिन 7 से 8 जुलाई के बाद अल नीनो पूरी तरह से एक्टिव होगा और उसके बाद संभावनाएं ये लगाई जा रही है कि मानसून की चाल धीमी पड़ सकती है। और प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट की तरफ से ऐसा कहा गया है। उनका मानना है कि इस साल पूरे सीजन में सामान्य से कम मानसून रह सकता है और मिड जुलाई के बाद से लेकर अगस्त और सितंबर में भी बारिश कम हो सकती है। यानी जो बेहतर मानसून के लिए जो बेहतर हफ्ता होगा, यानी अगले 5 से 10 दिन बेहतर होंगे, उसके बाद स्थिति थोड़ी कम होगी। हो सकता है कि बीच बीच में मानसून थोड़े एक्टिव हो, लेकिन प्रेशर रहेगा। बहुत ज़्यादा बारिश जुलाई अगस्त और सितंबर में नहीं होने की संभावना है। अब तक की अगर स्थिति देखें तो 1 जून जो मानसून की शुरुआत होती है वहां से अगर 27 जून तक की बात करें तो अभी भी 19% की डेफिसिट में है। हालांकि शुरुआती डेफिसिट से अब काफी कम हुआ है, लेकिन अभी भी काफी डेफिसिट में है। और आगे किन किन राज्यों में अच्छी बारिश हुई है और कहां पे दबाव देखने को मिला, तो सबसे कम बारिश अगर हुई है तो वो है बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड। इसके अलावा साउथ के कुछ राज्यों में कर्नाटक और केरल है जहां पर काफी कम बारिश हुई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश में भी सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। लेकिन देश के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर अच्छी बारिश हुई है। उसमें राजस्थान, जहां पर बम्पर बारिश हुई है, सामान्य से करीब 200% ज्यादा बारिश वहां पर हुई है। इसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट नंबर पर दिल्ली है और पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है और आगे भी बहुत ज्यादा रिकवरी की संभावना यहां पर कम दिख रही है।